हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहला हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की, उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक स्विच, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इन सब को डिस्कस करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओम्स लॉ, जिसमें हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा और जो रेजिस्टेंस सर्किट ऑफर करेगा उनके बीच में एक ना रिलेशन, एक डिपेंडेंसी चेक करेंगे कि कैसे आप ना करंट, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस को एक फॉर्मूला की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। उसके बारे में हम बात करेंगे। फाइनली हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग किस तरीके से की जा सकती है, सीरीज ग्रुपिंग भी की जा सकती है, पैरेलल ग्रुपिंग भी की जा सकती है, तो उन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा पहला टॉपिक आज का वो रहेगा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ना पावर अप करता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? जो हमने एक्सटर्नल सोर्स की फॉर्म में सप्लाई दी हुई है, और वो सप्लाई आप ना जो एक्सटर्नल सोर्स है वो इलेक्ट्रिक सेल भी यूज कर सकते हो। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी, बैटरी का भी यूज किया जा सकता है। जो एक्सटर्नल सोर्स आप अप्लाई करोगे वो बेसिकली एक सर्किट को ना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हो जब तक एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, एक सर्किट के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ही नहीं, है ना। तो जो हमारे पास ना पोटेंशियल का सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है जो सर्किट को पावर अप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। इट इज ए डिवाइस विच इज, या हम सबसे पहले बात करें विच पावर अप, विच पावर अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को पावर अप करती है। या दूसरा आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो? डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ना करंट के फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो क्या होगा? जो एक्सटर्नल सोर्स हमने कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक सेल, या फिर आप बात करो इलेक्ट्रिक बैटरी की। अब देखिए, अगर आप इसको ना डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक सेल को, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा सेल का, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। यहां पे एक ना मेटल की कैप होगी, और जो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? मेटल की प्लेट होगी। इसके जो सेंटर में लाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं?
या आप इसको ना इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप एक ना सेल को डिजाइन कर सकते हो। जब हम ये इसका ना पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। देखो जब तक इसको ना एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट नहीं करोगे तो यहां पे कोई भी क्या होगा, चार्ज का मोशन नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको ना एक सर्किट से कनेक्ट करते हो, देखिए यहां पे हम एक ना इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करते हैं जिसके अंदर ना ये हमने यूज किया हुआ है इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच बेसिकली क्या करेगा, वो सर्किट को कंप्लीट या इनकम्प्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि सर्किट में करंट पास करेगा नहीं करेगा, ऑन या ऑफ वाली सिचुएशन होती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक स्विच है, और यहां पे हमने ना एक कंपोनेंट यूज किया हुआ है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो बेसिकली सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसका ना कंजप्शन होगा यहां पे, और वो आप ना एक बल्ब का यूज करते हो यहां पे बेसिकली। तो यहां पे आपके पास क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब रहेगा। ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जैसे ही आपने ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पॉजिटिव एंड से क्या होगा, प्रोटॉन का मोशन हो जाएगा स्टार्ट। और ये देखो स्विच को अगर हम ऑन पोजीशन में कर ले, है ना, तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बेसिकली। यहां पे हमने स्विच का यूज किया हुआ है। तो यहां से ना पॉजिटिव चार्ज का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और नेगेटिव सेल के ना नेगेटिव एंड से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को अप्रोच करेंगे, है ना, और जो कन्वेंशनल करंट होगा वो नेगेटिव एंड, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करेगा। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है, पावर अप करता है। यानी कि उसको ना एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक सेल की वजह से होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को अपना कैसे डिफाइन करते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या होता है, देखिए जब आप ना एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो चार्ज को मूव करने के लिए एक पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को आप शॉर्ट में एक ना पाथ बोल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज ए पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो पाथ प्रोवाइड होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप इसके ना कंपोनेंट की बात करो, कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट कौन कौन से रहेंगे। पहला अगर आप बात करो, इसमें आपको एक ना सोर्स यूज करना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी। दूसरा देखो, जो इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी है वो बेसिकली क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट को पावर अप करने के लिए। अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का ना जो यूटिलाइजेशन होगा, जो डिवाइस इसका यूज करेगी, कंज्यूम करेगी इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वो क्या रहेगा। देखो वो आपके पास है ना क्या हो सकता है, वो आपके पास एक बल्ब भी हो सकता है। ठीक है, और आप बात करो वो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस की आप बात करते हो या फिर इलेक्ट्रिक मशीन की आप बात करते हो, जो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसका ना कंजम्पशन करेगी। इलेक्ट्रिक सेल की जगह ना हमारा सोर्स ना इससे बड़े लेवल का सोर्स भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमने ना किस डिवाइस को रन करना है। ठीक है, जितनी लार्ज साइज की डिवाइड होगी तो ना लार्ज साइज का हमको ना सोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी एक सर्किट के अंदर। थर्ड अगर आप बात करो इसमें कनेक्टिंग वायर्स की, कनेक्टिंग वायर्स की भी हेल्प रहेगी, नीड रहेगी इसके अंदर। और एक आपके पास रहेगा इलेक्ट्रिक स्विच।
तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट के ना कंपोनेंट्स हैं। इन सब से मिलकर ना एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है जो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए ना डेफिनेट पाथ प्रोवाइड करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट अभी हमने ना, जैसे देखिए इस डायग्राम में जब हमने सेल एक्सप्लेन किया था, देखो ये हमारा ना इलेक्ट्रिक सर्किट हमने डिजाइन किया था। इसके अंदर आपके पास कनेक्टिंग वायर्स हैं, आपने यहाँ पे एक स्विच का यूज किया हुआ है, एक आपके पास ना एक डिवाइस है जो एनर्जी को कंज्यूम करती है, और ये जो वायर है ये एक पाथ है, और ये आपके पास ना एनर्जी का सोर्स है जो सेल है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप ना इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच देखिए, एक सर्किट अगर ऑन मोड में है, यानी कि स्विच को हमने ना प्रेस किया हुआ है, ठीक है, और एक सर्किट ऑफ मोड में है, तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा, अगर उसमें हमने इलेक्ट्रिक स्विच का यूज किया हुआ है तो वो बेसिकली क्या करता है, एक सर्किट को ऑन मोड में रखेगा या ऑफ मोड में रखेगा, ये इलेक्ट्रिक स्विच पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, एक सर्किट को कंप्लीट कब कहेंगे हम, बेसिकली, है ना, अगर उसके अंदर ना स्विच ऑन पोजीशन में होगा तभी तो उसके अंदर से ना करंट को एक ना डेफिनेट पाथ मिलेगा फ्लो करने के लिए। एक सर्किट को हम इनकम्प्लीट कब कहेंगे, जब उसका जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में होगा, यानी कि क्या रहेगा, स्विच को हमने ना बंद किया हुआ है, तो क्या होता है कि जो करंट को एक डेफिनेट पाथ नहीं मिलेगा उस केस में, तो हमारा जो सर्किट है वो ऑफ मोड में रहेगा। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कंप्लीट्स या फिर इनकम्प्लीट्स कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई कि भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ना कंप्लीट करने के लिए स्विच की रिक्वायरमेंट होती है, और एक सर्किट को अगर इनकम्प्लीट करना हो तो इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ मोड में रखते हैं। या फिर इट इज ए डिवाइस विच डायरेक्ट्स द करंट इन एन सर्किट। करंट को ना डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक स्विच, है ना। मान लीजिए एक सर्किट में आपने ना मल्टीपल स्विचेस यूज किए हुए हैं और मल्टीपल कंपोनेंट के अक्रॉस उनको यूज किया हुआ है, तो बेसिकली उसमें किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर ना करंट पास करेगा, अगर उस कि वायर के अलोंग उसके कनेक्शन के अक्रॉस जो स्विच कनेक्ट है वो अगर ऑन पोजीशन में है तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो ये बेसिकली करंट को ना डायरेक्शन प्रोवाइड करने के भी काम आता है। अगर आप ना हाउस होल्ड सप्लाई की बात करो, हाउस होल्ड में जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे फैन का, बल्ब का, इलेक्ट्रिक रोड का, इलेक्ट्रिक प्रेस का, रेफ्रिजरेटर का, कूलर का, एसी का, तो उनके ना पर्टिकुलर स्विचेस होते हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे जो सर्किट्स हैं वो बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक स्विच है वही क्या करता है, उनके अंदर ना करंट को गवर्न करता है बेसिकली, कि एक पर्टिकुलर डिवाइस को अगर ऑन पोजीशन में करना तो हमको स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर से क्या होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ना इलेक्ट्रिक स्विच को डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक स्विच के लिए अगर आप ना डायग्राम बनाओ, यहां पे हमने एक ना सेल या फिर बैटरी का भी यूज किया जा सकता है, और यहां पे आप क्या करोगे कि ना बल्ब का यूज करोगे। ठीक है, तो ये जो सर्किट, ये देखो स्विच है यहां पे आपके पास, और ये जो आपका सर्किट है ये इस टाइम ऑन पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में है, ये इस टाइम ना ऑफ पोजीशन में है, क्योंकि देखो स्विच को भी प्रेस नहीं किया हुआ। अगर आप इस स्विच को प्रेस कर देते हो तो ये सर्किट ना ऑन पोजीशन में आ जाएगा। तो देखो सर्किट को ना ऑन पोजीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्विच को ना प्रेस करना पड़ेगा। तो देखो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा
और क्या हो जाएगा, सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज की मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक स्विच का हमने फंक्शन देखा कि वो कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूजफुल होता है। अब देखिए, जब भी हम ना करंट की बात करते हैं, एक सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट की, उससे पहले हमको ना अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस करना पड़ता है। क्योंकि जब तक ना एक अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है एक सर्किट के एंड के अक्रॉस, एक कंडक्टर के एंड के अक्रॉस, तो वहां पे हम ना करंट की बात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट डू मीन बाय ए पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है, एक टर्म होती है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a test charge against the electric field of a source charge अब देखिए डायग्राम से एक्सप्रेस करते हैं। आपके पास एक ना सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का बेसिकली क्या मतलब होता है? कि ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड काफी लार्ज है। ये आपके पास क्या है? सोर्स चार्ज है। यहां पे आपके पास ना एक ना पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, या फिर आप जिसको बोल सकते हो टेस्ट चार्ज, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के काम आता है। जब भी एक ना आप ना सोर्स चार्ज की बात करोगे तो इसकी ना सराउंडिंग में इसकी ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी डेफिनेटली। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? डायरेक्टेड आउटवर्ड, 3 डायमेंशनल, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी एक सोर्स चार्ज के अराउंड। अगर आपको ना ये ना पॉइंट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाना है तो इसको एंटर करवाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करने की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? डायरेक्टेड आउटवर्ड। स्पेस में क्या होती है? सोर्स चार्ज से ना अगर आप ना डाइवर्जेंट रे ड्रॉ कर दोगे तो वो बेसिकली क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज से हमारा क्या मतलब है? एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड काफी स्मॉल है और जिसका चार्ज पॉजिटिव है। दोबारा मैं बता रहा हूं, टेस्ट चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे? स्मॉल बट पॉजिटिव, ये इसकी डेफिनेशन होती है। और ये क्या होता है? एक फिक्स्ड चार्ज होता है कि जैसे जिसको ना एक अजम्पशन बेस होता है, ये अज्यूम किया होता है जिसको, ठीक है। क्योंकि इसका एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड कितना होता है। अब बेसिकली जैसे अगर आप बात करो भी सबसे छोटा चार्ज अगर आप बात करो प्रोटॉन का होता है, तो क्या ये टेस्ट चार्ज एक प्रोटॉन होता है? नहीं, ये प्रोटॉन नहीं होता। इसको आप ऐसे डिफाइन करते हो, स्मॉल बट पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड इसका स्मॉल होता है और नेचर इसका पॉजिटिव होता है। अगर आप इसको ना इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इस पे ना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, या बोल सकते हो एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव है और जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। ये इस पे एफ अमाउंट का फोर्स लगाएगा और ये टेस्ट चार्ज भी ना सोर्स पे एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, अब इस फोर्स को ओवरकम क्यों करना है? क्योंकि हमको ना ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर एंटर करवाना है। तो हमको ना ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको ओवरकम करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी
या एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा इस पे, टेस्ट चार्ज पे, और उसी वर्क डन को कैसे डिफाइन करोगे, पोटेंशियल डिफाइन करोगे। तो अगर आप इसको पोटेंशियल V से एक्सप्रेस करो तो वो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मान लीजिए इसको आप क्यू नोड से एक्सप्रेस करते हो, तो इस तरीके से आप ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज। एक टेस्ट चार्ज को एक सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिफाइन करते हो। और वो पोटेंशियल किस चार्ज का है, वो पोटेंशियल इस सोर्स चार्ज का है, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड की वजह से, इसकी फील्ड की वजह से जितना पोटेंशियल हुआ इंड्यूस है ना, तो उतना ही अमाउंट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल को डिफाइन करते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमने इसकी ना देखो डेफिनेशन यहां पे लिख दी थी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन भी यहां पे लिख दी थी। अब अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए ना पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी था। इस वजह से हमने ना इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया, क्योंकि बिना पोटेंशियल को समझे अपना पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही इसको समझ सकते। मान लीजिए आपके पास है ना दो पॉइंट है स्पेस के अंदर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी। मान लीजिए बी पॉइंट पे ना एक ना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ क्यू नोट, आपने ये ना टेस्ट चार्ज मूव करवाना और ए पॉइंट तक लेके जाना है। ठीक है, तो इस क्योंकि ना, और हम ये मान के चलते हैं जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो बी पॉइंट के कंपैरिजन में लार्ज है, तो यानी कि एक ना डेफिनेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ना बी पॉइंट से लेके ना ए पॉइंट तक मूव करते हो एक चार्ज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस फील होगा। वो फील कैसे होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही अमाउंट उस चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए करना पड़ेगा। या हम ये बोल सकते हैं कि ना लो पोटेंशियल के पॉइंट से हाई पोटेंशियल के पॉइंट तक जाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हो, इट इज द amount of work done in order to move a unit positive test charge from one point to the another point in the field of source charge। देखो दो पॉइंट पे ना पोटेंशियल अलग अलग अमाउंट का पोटेंशियल है। अब इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होने का रीजन कोई ना कोई सोर्स चार्ज तो होगा, और ऐसे ही इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होने का रीजन कोई ना कोई सोर्स चार्ज तो होगा, क्योंकि जब तक सोर्स चार्ज नहीं आप पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल ना किसी सोर्स चार्ज की वजह से, किसी एक एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से तो है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है। क्यों मूव करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल तो है 50 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल है मान लीजिए 20 वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हो या एक्सप्रेस करते हो, देखो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल वो क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल में से ना लो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को घटा दोगे। और ये पोटेंशियल कैसे आया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आप डिफाइन करते हो।
और यहाँ पे ना जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है उसकी लिमिट क्या रहेंगी, अप्रोचिस्ट जीरो, क्योंकि हमने ना सोर्स चार्ज को कैसे डिफाइन किया था, स्मॉल बट पॉजिटिव, है ना। जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, काफी स्मॉल होता है, और इसका जो पोलैरिटी होती है या इसका चार्ज होता है वो पॉजिटिव इन नेचर होता है। तो इस तरीके से आप ना पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको यहां से ना अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए क्या करोगे, डिफरेंस इन पोटेंशियल, और आप क्यू नोट से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपको ना एक रीजन के अंदर ना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट, है ना, और आपको ना चार्ज की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज ना मूव करवाना है 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में। मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, तो इनके बीच में ना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, और डी पॉइंट से लेके ना सी पॉइंट तक एक ना चार्ज को मूव करवाना है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 कूलम। तो आपको ना कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसको ना चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 10 वोल्ट का, तो 2 कूलम के चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना यूनिट चार्ज को करवाने के लिए करना पड़ा इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, और वर्क डन आपके पास किस में आएगा, ये जूल के अंदर यूनिट आएगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट के अंदर ना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है या फ्लो कर रहा है, उसका रीजन क्या है, चार्ज कैरियर का मोशन में होना। चार्ज कैरियर कौन से, कंडक्टर में, यानी कि जैसे आप मेटल की बात करते हो तो उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर होता है जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर आप एक ना लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हो, जैसे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ना कैथोड और इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है, तो वहां पे जो जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन से हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करते हो, रेट ऑफ, कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक करंट को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि अगर आप इसका फॉर्मूला लिखो, करंट को आई से एक्सप्रेस किया, ठीक है। मान लीजिए क्या अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो करंट वो सर्किट के अंदर से ना फ्लो कर रहा है एक गिवन टाइम इंटरवल में, मान लीजिए कैपिटल टी, तो कितने करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आई एम्पियर के करंट के लिए, क्यू डिवाइडेड बाय टी। अगर ना चार्ज को आप ना मेजर करते हो 1 कूलम में, टाइम को मेजर करते हो 1 सेकंड में, तो आपका जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 एम्पियर में। तो 1 एम्पियर के करंट को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोस थ्रू ए सर्किट इन 1 सेकंड देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट कब होगा, जब 1 कूलम का चार्ज ना सर्किट के अंदर से फ्लो करे, कितने टाइम इंटरवल में, 1 सेकंड के अंदर। तो कितने अमाउंट ऑफ करंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, 1 एम्पियर ऑफ करंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ना इलेक्ट्रिक करंट को ना डिफाइन कर सकते हो। अच्छा देखो, हम एक ना सिलेंड्रिकल शेप कंडक्टर कंसीडर करते हैं, इसके एंड के अक्रॉस है ना कुछ ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, ये एंड इसका ना पॉजिटिव है और ये एंड इसका ना नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। ये एक ना सिलेंड्रिकल शेप कंडक्टर है।
ये आपने ध्यान से समझना है। देखो भाई, कंडक्टर या फिर जैसे हम मेटल की बात करते हैं, उसके अंदर ना जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आयन होंगे, वो तो क्या रहेंगे, उसकी लैटिस में फिक्स रहेंगे। इनको बोलते हैं पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। इमोबाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ये अपने स्पेस को लेफ्ट नहीं कर सकते, ये जिस जगह पे है ये वही रहेंगे, ये ना बाउंड चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, ये फ्री नहीं है, ये बाउंड स्टेट के अंदर है। अगर आप बात करो हर पॉजिटिव बाउंड चार्ज के लिए ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, या हम बात करें इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ओवरऑल जो कंडक्टर है वो क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर वो ना फ्री स्टेट में है। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जैसे मान लीजिए कि ना बैटरी कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ना कंडक्टर के वेल इनसाइड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, कंडक्टर के वेल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होगा, अब आपको पता ही, अगर एक चार्ज पार्टिकल ना इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रेस्ट पे भी पुट किया हो, तो भी उस पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक्ट करेगा, अलोंग द फील्ड फोर्स एक्ट करेगा अगर चार्ज पॉजिटिव है, ऑपोजिट टू द फील्ड फोर्स एक्ट करेगा अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव है। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इन पे ना अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो अप्लाई होगा, लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये ना लैटिस के अंदर बाउंड स्टेट के अंदर है, तो बेसिकली इनकी जो पोजीशन है उसके अंदर कोई मेजर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये तो लैटिस के अंदर फिक्स है, ठीक है। इमोबाइल पॉजिटिव आयन है, ये तो फोर्स से इंपैक्ट करेगा लेकिन ये मूव नहीं करेंगे। उसके ओपोजिट अगर आप बात करो, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इन पे क्या होगा, ओपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर इन पे ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया तो क्या करेंगे, ये ना पॉजिटिव टर्मिनल को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो ये ना इस एंड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस एंड पे आ गए तो इस एंड पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो क्या मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ये तो आपकी ना इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक करंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो पॉजिटिव कंडक्टर के पॉजिटिव एंड से लेके इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऑपोजिट जो करंट फ्लो होगा उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये आपके ना कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ना कंडक्टर के अंदर ना करंट फ्लो होगा चार्ज की मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। वाई द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फ्री चार्ज कैरियर है इस केस में, एक मेटल के केस में या एक कंडक्टर के केस में, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ना कि कोई और चार्ज पार्टिकल। तो जो चार्ज पार्टिकल फ्री स्टेट में होगा वही तो मूव करेगा, वही तो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, करंट पास करेगा एक सर्किट के अंदर। तो इस तरीके से हमने ना इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ओम्स लॉ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेंगे डेफिनेटली। आइए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करोगे, इफ द फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन से हमारा क्या मतलब है, लाइक एक तो आप बात करो टेम्परेचर की, ठीक है, उसके बाद बात करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, एक्सेट्रा। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स सेम या फिर कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ,
throughout its length, then current flows through a conductor is directly proportional to the amount of potential difference applied across the end of the conductor. या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये है बेसिकली जो ओम्स लॉ किया है, जब पोटेंशियल को लिख सकते हो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ओम्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर क्या हो, देखो जब तक उसके एंड के क्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे करंट नहीं पास करेगा। अभी हमने इससे पहले वही डिस्कस किया था। इन्होंने बोला अगर एक कंडक्टर की ना फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे अलोंग इट्स लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ का क्या मतलब है, इन्होंने बोला कि जैसे ना टेम्परेचर की बात करो, जैसे देखो इस डायग्राम में देखो, मान लीजिए कंडक्टर के इस एंड का टेम्परेचर T है, तो कंडक्टर के इस एंड का टेम्परेचर भी T होना चाहिए, तभी इसके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पे अगर आप बात करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, तो इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना होना चाहिए, A ही होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा। मान लीजिए इस एंड पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टर ना थिन है और यहाँ पे थिक है, अगर आप एक कंडक्टर को ना ऐसे डिजाइन करते हो, देखो जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसकी थ्रू आउट द लेंथ डिफरेंट है, यहाँ पे अलग कम एरिया, यहाँ पे ज्यादा एरिया है, तो इस कंडक्टर के लिए भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये शेप होनी चाहिए, बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, दोनों एंड पे जो टेम्परेचर है वो भी सेम मेंटेन रहना चाहिए, तभी क्या करेगा ओम्स लॉ अप्लाई होगा। तब हम क्या बोलते हैं, जो कितना करंट पास करेगा कंडक्टर के अंदर से, जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड के अक्रॉस हमने अप्लाई किया है, ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अलोंग द लेंथ अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में फिजिकल कंडीशन है एक कंडक्टर की वो सेम रहनी चाहिए, तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब देखिए जो इन्होंने ना बताया कि भी जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस है, या हम क्या लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट है। अगर यहाँ पे ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा आर। आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जितना कंडक्टर ना करंट के फ्लो होने का ओपोज करेगा उसको ना कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक कंडक्टर जितना उससे फ्लो होने वाले करंट का ओपोज करेगा उस ओपोज को क्या कहा जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना पोटेंशियल और करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। अगर आपको ना ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक है, करंट और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है, मान लीजिए वाई एक्सिस के अक्रॉस हमने ना करंट को एक्सप्रेस किया, एक्स एक्सिस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल को एक्सप्रेस किया, तो कैसा ग्राफ आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एक ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको। ओम्स लॉ ओबे, ओम्स लॉ को ओबे करने वाला। आप इसके लिए ना टेबल भी बना सकते हो। करंट और वोल्टेज के अंदर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए जैसे ना 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट है ना, तो देखो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ आ जाएगा, कि ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो ये ओम्स लॉ को एक्सप्रेस करने के आप ग्राफिकली उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब यहां पे जो हमने सिंबल यूज किया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में, वो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बात करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, देखिए आपने ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के केस में ना एक सिचुएशन देख रखी है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक वायर है, अगर उससे ना एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ना करंट पास करेगा, तो कुछ देर बाद ना जो इलेक्ट्रिक वायर है वो क्या हो जाएगी ना, गर्म हो जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको ना यूज करते हैं,
कुछ फाइनाइट टाइम के लिए, तो वो क्या होती है, उससे ना एनर्जी लॉस होती है हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो वो एनर्जी ना क्यों लॉस हुई है, क्योंकि जो कंडक्टर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का ना ओपोज कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का ओपोज करेगा तो क्या होगा। अच्छा, 1 मिनट के लिए प्लीज वेट करना। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस। तो हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस की। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ना हीट अप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां से ना एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, अगर एक कंडक्टर के अंदर से ना करंट पास करेगा तो वो उस करंट का ना ओपोज ऑफर करेगा। ठीक है, तो उस ओपोज को ही आप कैसे क्या डिफाइन करते हो, रेजिस्टेंस की टर्म में डिफाइन करते हो। आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द ओपोज ऑफर्ड by the conductor to the flow of current through it। एक कंडक्टर ना खुद के अंदर से बहने वाले ना करंट का क्या करता है, ओपोज करता है। ठीक है, अब ये ओपोज भी क्यों करता है, अब इसके लिए देखिए, जो अभी हमने ना ये डायग्राम था, इस डायग्राम में हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट होते हैं। क्योंकि ना देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना अगर पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट होगा। यहां पे इमोबाइल पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट नहीं हो रहे क्योंकि वो लैटिस के अंदर बाउंड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फ्री है क्योंकि मेटल है, ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट के अंदर है, तो वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे यहां पे अगर आप एक ना इलेक्ट्रॉन की ना मोशन की बात करो, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ना मूव कर रहा है, तो जैसे ये मूव करेगा इसका ना कोलिजन हो जाएगा प्रोटॉन के साथ, तो इसका ना पाथ चेंज हो जाएगा, फिर इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर दोबारा इसके साथ इसका कोलिजन होगा, फिर इसका पाथ ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, फिर यहां से टकरा के इसका पाथ ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को ना, इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से जो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, वो जितने टाइम में उसको ऑपोजिट एंड तक पहुंच जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। क्यों, क्योंकि उसकी मोशन के अंदर ना ऑब्स्टेकल है, उसकी मोशन का ओपोज हो रहा है, उसकी मोशन में बैरियर लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो पॉजिटिव आयन है उसकी मोशन का ओपोज कर रहे हैं कोलिजन की वजह से, और कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। यही इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है ये हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है। ठीक है, और इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो ना जिगजैग पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर आप इसको ना ऐसे देखो यहां पे एक्सप्रेस करते हो कुछ इस तरीके से ना, इलेक्ट्रॉन ना पाथ फॉलो करेगा एक कंडक्टर के अंदर, जिगजैग पाथ होगा उसका। तो यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है
जो कंडक्टर के ना डायमेंशन पे डिपेंड करती है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है, करंट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, और उसके बाद अगर आप बात करो तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द dimensions of a conductor like length and area of cross section. Also, resistance is temperature dependent. ये ना टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब देखते हैं, मान लीजिए ये कंडक्टर है सिलेंड्रिकल शेप का, हमने इसको कंसीडर किया हुआ है। कंडक्टर की ना लेंथ कितनी है, एल। कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना क्या कंक्लूजन निकला कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो ना लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर आप इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करोगे तो आपको एक सिंबल यूज करना पड़ेगा, रो। रो का क्या मतलब है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरीके से ये ना रेजिस्टेंस का एक आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, एक फॉर्मूला मिल गया आपको रेजिस्टेंस का, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर की टर्म्स में, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल की टर्म्स में। अच्छा, रेजिस्टेंस को ना मेजर करने की अगर आप ना बात करो, यूनिट क्या होंगी, यूनिट्स। ये रेजिस्टेंस को आप मेजर करोगे ओम में, और ये उसका सिंबल है सॉरी। रेजिस्टेंस को ना 1 ओम कब कहा जाएगा, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस की क्या आप डेफिनेशन निकाल सकते हो। देखो ये डेफिनेशन ना, जैसे मान लीजिए V इज इक्वल टू आई आर है या अपना पोटेंशियल और करंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टेंस ना 1 ओम कब होगा, अगर एक कंडक्टर के एंड के अक्रॉस ना 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें और उससे फ्लो करने वाला करंट कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना, 1 ओम होगा। इस फॉर्मूला की टर्म्स में अगर आप बात करो, 1 ओम के रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, अगर रेजिस्टिविटी को ना 1 यूनिट कंसीडर कर लिया जाए, ठीक है, लेंथ को भी 1 यूनिट कंसीडर कर लिया जाए, मान लीजिए 1 मीटर, और एरिया को भी ना 1 यूनिट कंसीडर कर लिया जाए, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर, तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस हो जाएगा सॉरी। तो इस तरीके से आप ना रेजिस्टेंस को लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, इफ लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस एंड लेंथ डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सॉरी रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि लेंथ के तो क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगेन अगर आप बात करो यहां पे, इफ एरिया इंक्रीजेस, अब रेजिस्टेंस ना एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड अगर एरिया क्या करे उसका ना डिक्रीज करे, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर आपके पास है ना एक ही मेटल की एक वायर है, मान लीजिए आपके पास है ना कॉपर मेटल की 2 वायर है, ठीक है, कॉपर मेटल की आपके पास है ना ये 2 वायर है, एक की लेंथ कितनी है आपके पास है ना 20 सेंटीमीटर है, और दूसरी की लेंथ आपके पास कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ना मटेरियल पे तो डिपेंड ही नहीं करता, नेचर ऑफ मेटल पे तो डिपेंड नहीं करता ना, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है।
सेम मेटल की वायर है, दोनों कॉपर की है ये। जिस वायर की लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इस वायर का 40 सेंटीमीटर वाली लेंथ की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इस केस में ना इलेक्ट्रॉन को ना ज्यादा कोलिजन सफर करना पड़ेगा इस वायर के कंपैरिजन में। इसमें तो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, इसमें लार्ज उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा उसको कोलिजन सफर करने पड़ेंगे पॉजिटिव इमोबाइल आयन के साथ। जितने ज्यादा वो कोलिजन सफर करेगा उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस, उतना ही ज्यादा हीट की फॉर्म में एनर्जी अपीयर हो जाएगी और रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करो, एक आपके पास है ना थिन वायर है, एक तो देखो आपके पास ये थिन वायर है, एक आपके पास है थिक वायर। तो इन दोनों में से ना किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इन्होंने बोला अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका एरिया ज्यादा है तो इसका तो रेजिस्टेंस स्मॉल हो जाएगा, इसका एरिया कम है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। आर इज लार्ज और यहां पे क्या रहेगा, आर इज स्मॉल। ठीक है, जिसका एरिया ज्यादा है, क्योंकि एरिया के क्या रहेगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इस तरीके से आप ना लेंथ और एरिया की टर्म्स में ना रेजिस्टेंस की वेरिएशन स्टडी कर सकते हो। मान लीजिए अगर एक ना वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका। ठीक है, ऐसे अगर एरिया को हाफ कर दिया जाए या एरिया को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो कितना चेंज आएगा। जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ना तब हम इसकी एप्लीकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास उसी पर रहने वाली है तो उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी इसका सिंबल होता है रो। ठीक है, रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हो? रेजिस्टिविटी देखो, सबसे पहले अगर रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी की बात करो, रेजिस्टिविटी ना नेचर ऑफ मेटल की प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ना कि डायमेंशन पे। पहला अगर आप इसके केस में बात करो, इट इज नेचर डिपेंडेंट, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल या फिर मेटल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है, अगर ना आपके पास ना सेम लेंथ की दो वायर हैं, एक वायर आपके पास कॉपर की है दूसरी वायर आपके पास एल्यूमिनियम की है, तो उन दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, क्योंकि उनका नेचर ऑफ मटेरियल है, नेचर ऑफ मेटल है वो अलग है, इस वजह से रेजिस्टिविटी अलग होगी। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर से इंडिपेंडेंट रहेगा। डायमेंशन का क्या मतलब है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एक वायर की लेंथ ना आप डबल कर दो क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं। अगर एक वायर की लेंथ हाफ कर दो क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर एक ही मेटल है जिसकी वायर आपने कंसीडर की है, मान लीजिए कॉपर वायर है, अगर एक कॉपर वायर जो भी हमने लास्ट पेज पर डिस्कस किया था, एक कॉपर वायर अगर आप 20 सेंटीमीटर लेंथ की कंसीडर करते हो, दूसरी वायर कंसीडर करते हो 40 सेंटीमीटर की, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि दोनों का नेचर ऑफ मेटल सेम है। रेजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर एक आपके पास मान लीजिए एल्यूमिनियम की एक वायर है वो थिन है और दूसरी एल्यूमिनियम की वायर है वो थिक है, तो किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायमेंशन होता है, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। दोबारा बताऊंगा। थर्ड वन इज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। अगर ना एक मेटल का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है ना। इंटरेस्टिंग केस,
रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आप ना टेम्परेचर एक वायर को ना गर्म कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उतनी जैसा आप ना एक्सटर्नल हीट एनर्जी सप्लाई करोगे उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और उसके नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या रहेंगे, बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से ना टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस की एक जो, हाँ, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, साथ के साथ रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ ना ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे सर्किट डिजाइन किए हुए हैं जो ना लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। जैसे जैसे आप ना टेम्परेचर को लो करोगे, देखो अभी हमने क्या बताया कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस कम भी होना चाहिए। तो आप ना जैसे 0 केल्विन के ऑर्डर का टेम्परेचर अगर एक कंडक्टर को प्रोवाइड करते हो तो उसकी कंडक्टिविटी काफी लार्ज अमाउंट से जंप करती है, और ऐसी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया, ठीक है। सुपर कंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर होते हैं जो लो टेम्परेचर रीजन में काम करते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, क्योंकि जो उनके आयंस की मोबिलिटी है, जैसे मतलब चार्ज कैरियर की मोबिलिटी है, वो टेम्परेचर के लो होने की वजह से कम हो जाती है। इस वजह से उनका क्या है, रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब देखो अगर आप ना रेजिस्टिविटी को ना डिफाइन करते हो, रेजिस्टिविटी को अगर आपने जैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया हमने, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या बन जाएगी, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अच्छा, डिवाइडेड बाई एल। अब यहां पे कंडीशन मान लेते हैं, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करते हो, इट इज इक्वल टू द, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है ये, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एक कंडक्टर का तो आप रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड विद यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टिविटी क्या रेजिस्टेंस के इक्वल बन जाएगी। जैसे हमने ना रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया था, रो एल डिवाइडेड बाई ए। रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई एल। अगर आप ना यूनिट की बात करो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी को आप कैसे मेजर करते हो, रेजिस्टेंस का यूनिट बन जाएगा ओम, एरिया का बन जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का बन जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर बन जाएगा, ओम मीटर बन जाएगा। ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट है इसका ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना रेजिस्टिविटी की यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला।
तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टिविटी की बात की है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। एक इंटीग्रेटेड सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपको ना उसमें डिफरेंट कंपोनेंट को ना, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर तो आपके पास जैसे कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। तो अगर आपको एक ना सर्किट, लार्ज साइज का एक सर्किट डिजाइन करना है तो उसमें ना रेजिस्टेंस का तो यूज होगा ही होगा। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं हम वहां पे। दो तरीके के कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस किए जाते हैं रेजिस्टेंस के। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में ना सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है। ठीक है, तो देखो जो यहां पे ना पहला केस है वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और मान लीजिए आई एम्पियर करंट पास किया सर्किट से। ठीक है, पहला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है R1, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो R2, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है R3। ठीक है, अब मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है V1, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V2, और तीसरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है V3। When resistances are connected one after the another such that same current is flowing through all of them, then the combination is called series combination of resistance। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, रेजिस्टेंस का ना सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। अगर एक रेजिस्टेंस ना दूसरे के ना एंड से एंड कनेक्टेड है, ठीक है, और क्या कर रहा है, उन सब में से ना सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है जितना पूरे सर्किट का करंट है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाएगा, या सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाएगा। अब इसमें हम ना ये देखेंगे कि भाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बताइए जो करंट है, करंट तो रहेगा सेम, ठीक है, जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल V1, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल V2, तीसरे के अक्रॉस कितना V3। ठीक है, अब आप ना जब टोटल पोटेंशियल को लिखोगे, टोटल पोटेंशियल को जब आप लिखते हो, ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, सर्किट से अंदर जाने वाला करंट आई एम्पियर, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस उसको हम RS से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो हमारा टारगेट है फाइंड आउट करना। पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ आप अप्लाई कर दो, करंट फ्लोइंग इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, प्लस दूसरे से करंट फ्लोइंग रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, तीसरे रेजिस्टेंस से करंट फ्लोइंग रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। यहां से ना राइट साइड से ना आई को कॉमन ले लो, तो ये आपके पास बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा, अगर इन तीनों में से ना जो भी रेजिस्टेंस सबसे लार्ज है उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है,
ठीक है, क्योंकि आप ना सभी रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। करंट सब में से सेम पास करता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और कितना पोटेंशियल डिवाइड होता है उनके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। जितना पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, जैसे V1 किसके प्रोपोर्शनल है, R1 के, V2 किसके प्रोपोर्शनल है, R2 के, और V3 किसके प्रोपोर्शनल है, R3 के। तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन का आप ना रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाना हो ना, तो उनको ना उनका सीरीज कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। अगर आपको एक सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के अगेंस्ट, है ना। सेकंड जो हमारी इसमें कैटेगरी है वो रहेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तीसरा रेजिस्टेंस है R3। इन सब के अक्रॉस ने कॉमन वोल्टेज सप्लाई दी हुई है जिसका अमाउंट है V। मान लीजिए सर्किट के अंदर ना नेट करंट I पास किया, तो पहले रेजिस्टेंस से गया I1, दूसरे से गया I2 और तीसरे से गया I3। यहाँ से I3 आया, यहाँ से I2 आया और यहाँ से I1 आया, तो नेट करंट इसमें I एम्पियर है। इन तीनों रेजिस्टेंस के एंड के अक्रॉस मान लीजिए ये जो टर्मिनल है यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, जितनी अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड सच दैट same potential is applied across ends of each resistor, but across ends of each resistor but different current is flowing through each resistor। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस के एंड के अक्रॉस सेम रहेगा अप्लाइड वोल्टेज के जितना। ठीक है, लेकिन जो करंट पास करेगा वो तीनों रेजिस्टेंस से अलग अलग पास करेगा। अब देखिए यहां पे जो आपकी जो क्वांटिटी है, जो करंट है वो डिवाइड हो गया, पहले रेजिस्टेंस से I1, दूसरे से I2, तीसरे से I3। ये नेट करंट है सर्किट का। ओम्स लॉ अप्लाई कर दो यहाँ पे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट पोटेंशियल और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए नेट रेजिस्टेंस है उसको RP से एक्सप्रेस किया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस पोटेंशियल। पहले रेजिस्टेंस से कितना करंट पास किया I1, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसकी तो वैल्यू सेम है V, रेजिस्टेंस कितना R1। दूसरे के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है, अप्लाइड वोल्टेज V के इक्वल, तीसरे के अक्रॉस भी सेम है। V से भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो जो 1/R पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो ना इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की उससे भी कम वैल्यू आएगी, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। आपने आज की क्लास को बड़े ही पेशेंस के साथ अटेंड करना है। साथ में इसके बेसिस पे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपने ये थ्योरी का कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।